तो हम लोग वेलोसिटी देख लिए थे, वेग, है ना। अब वेग में हम लोग बाकी रह गया था एक समान वेग और असमान वेग कर लिया। ठीक है, अब औसत वेग करते हैं। तो फिर आ जाइए और लिखते हैं हम लोग वेग। एक हमने देखा औसत वेग, इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों को देखते हैं क्या है ना। और एक एक करके इसको, इस पर जो क्वेश्चन होंगे उनको भी करेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए औसत वेग में क्या है, कहा गया कि कोई भी कण है ना, कोई भी कण जो है वो कोई समय अंतराल t1 से t2 कोई समय अंतराल है। मान लीजिए ये t1 से t2 कोई समय अंतराल है। इस t1 से t2 समय अंतराल में जो उसके द्वारा विस्थापन किया जाएगा, जितना कुल विस्थापन है ना, उस कुल विस्थापन को और इस समय अंतराल को डिवाइड करके हम लोग औसत वेग निकालते हैं। यहां पर हम कह देंगे कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन कुल समय अंतराल। पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं डिफिनीशन। जैसे सपोज करिए कि आप किसी जगह पर जा रहे हैं, मान लीजिए कोई अगर बक्सर है और बक्सर से आप जा रहे हैं पटना, तो पटना जब जाएंगे और बक्सर जाएंगे, आप देखेंगे कि कितना गैप आपका लगा, कितना समय का अंतराल मिला, कितना टाइम इंटरवल मिला, और इस कितने टाइम इंटरवल में जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, विस्थापन कवर किया, दूरी नहीं, ध्यान रखिएगा, दूरी और समय कुल देखिएगा तो वो हो जाएगा औसत चाल, एवरेज स्पीड। लेकिन अगर आप विस्थापन देखिए कितना विस्थापन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा, औसत वेग। सीधा रेखा के केस में हम जानते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, परिमाण। लेकिन अगर पथ कोई अलग है, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर पथ है, या मान लीजिए कि कोई टेढ़ा मेढ़ा पथ है, तो उस पर जो है दूरी और विस्थापन एक जैसा नहीं होगा, वो तो बताए थे अलग अलग होगा। तो वहां पर उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन बदल जाता है। लेकिन सरल रेखा का गति है, सीधा रेखा गति है, तो दूरी का जो परिमाण है, जो विस्थापन का परिमाण है, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा औसत वेग में। फिर इस फॉर्मूला को नोट करिएगा, लिखिए किसी कण के द्वारा, किसी कण के द्वारा एक समय अंतराल, किसी कण के द्वारा एक समय अंतराल t1 से t2 के बीच, t1 से t2 के बीच तय किया गया औसत वेग, तय किया गया औसत वेग उसके कुल विस्थापन को, उसके कुल विस्थापन को इस समय अंतराल से, उसके कुल विस्थापन को इस समय अंतराल से विभाजित करके, विभाजित करके प्राप्त किया जाता है।
प्राप्त किया जाता है। अब यहां पर मसला ये है बाबू कि कुल विस्थापन हम निकालेंगे कैसे। कुल विस्थापन का मतलब देखो क्या है, मान लो कि आप पहले किसी x1 पोजीशन पर थे, ठीक है, और मान लेते हैं कि इस समय जो आपका टाइम था वो t1 टाइम था, और कुछ टाइम के बाद, मतलब टाइम मान लीजिए कि t1 के बाद टाइम आपका t2 हो गया, इस t2 समय पर आपका जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो x2 हो गया। आ रहा है बात समझ में? तो कुल विस्थापन आप कैसे निकालेंगे? देखिए, औसत वेग को हम लोग VAV लिख सकते हैं, और वेग है तो वेग क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि तो इस पर आ जाएगा वेक्टर बराबर, अब कुल विस्थापन लिखना है तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन, मतलब अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। अब ये देखिए, ये डिफरेंस दिखा रहा है ना, अब इस डिफरेंस को मतलब चेंजिंग दिखा रहा है, और चेंजिंग को हम बताए थे किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं VAV वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? नहीं है, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, अब जैसा कि हम बताए थे पहले ही कि वेग क्या है, वेग जो है एक सदिश राशि है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी दिशा कहाँ होती है, जिसकी दिशा होती है इसके विस्थापन की दिशा में। जहां भी इसका विस्थापन का जो डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में क्या है, इसका दिशा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, हाँ ये है, ठीक। अब हम लोग का है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग देख लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम लोग उसको देख लेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, देखिए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब किसी एक, जैसे हम बताए थे चाल में कि मान लीजिए आप बाइक से चल रहे हैं, और बाइक का जो मीटर है ना, मीटर में जो निडल है, वो निडल जो सुई है, वो सुई बताता है कि बाइक कितने चाल से चल रही है, कितने स्पीड से चल रही है। तो वहां पर अगर जिस समय आपका नजर इस पर पड़ता है ना, जिस टाइम में नजर पड़ता है, उस टाइम जो स्पीड बता रहा हो, वो क्या है, तात्क्षणिक चाल था। ठीक वैसे ही किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब किसी एक निश्चित क्षण पर किसी कण का अगर आप वेग देखिएगा, तो कोई कण का वेग क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने बताया था कि आपको याद होगा एवरेज स्पीड में क्या बताया तात्क्षणिक में, तात्क्षणिक वेग की चाल में हमने बताया था लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और क्या बताया था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये क्या था, इसमें कहा था कि देखिए टाइम का जो चेंजिंग है ना, वो 0 से स्टार्ट है। इसका मतलब क्या है कि यहां समय अंतराल नहीं देखना हमको, टाइम इंटरवल नहीं देखना हमको, हमको यहां पर क्या देखना है, तो यहां पर हमको देखना है कि वस्तु जो है जिस समय पर, जैसे मान लीजिए कि 9:05:35 पर हम देखेंगे तो इस वस्तु का जो है वेग कितना है, उस समय जो वेग हम लोग कंसिडर करेंगे, उस वेग को क्या कहेंगे, वो तात्क्षणिक वेग है। ठीक है, तात्क्षणिक जैसे में क्या है, वो संस्कृत का वर्ड है कि तत् मतलब इस समय, मतलब इस, और क्षण का मतलब क्या होगा, समय, इस समय का वेग। बात आगे समझ में ना? तो ये आपका तात्क्षणिक हो गया। तो इसमें इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा थोड़ा सा,
कि किसी कण का किसी कण का किसी निश्चित क्षण पर किसी कण का किसी निश्चित क्षण पर, क्षण के बाद लिख लीजिएगा ब्रैकेट में इंस्टेंट ऑफ टाइम। कई बार ना इंग्लिश का जो वर्ड है हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है हिंदी के तुलना में। किसी क्षण पर क्या बोले, किसी कण का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर भी हमको इक्वेशन लिखना होगा उसका, जैसा हम लोग उसमें लिखे थे। क्या आप लिख सकते हैं? तो लिखिए उस इक्वेशन को। हाँ नहीं, ये तात्क्षणिक वेग बराबर लिखिए। लिख लिए? क्या लिखा आपने? क्या ऐसे लिखा है? v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। इस ये जो देख रहे हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसको हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं, और इसी तरीका से लिखेंगे आगे चल करके ds वेक्टर अपॉन dt। क्या कहा ये बताया गया था? कैलकुलस में, है ना। कैलकुलस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या, ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन अभी हम करवाएंगे तुरंत आप लोगों को मैथमेटिकल टूल में, तो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना है, मतलब उसको क्या कहें हम लोग, की पॉइंट कह सकते हैं या स्पेशल फैक्ट कह सकते हैं, है ना। हम लोग कहते हैं स्पेशल रूल कह देते हैं इसको। फर्स्ट नंबर में नोट करिए, फिर समझाते हैं। लिखिएगा, यदि कोई कण किसी पथ के अनुदिश, यदि कोई कण किसी पथ के अनुदिश गति कर रही हो तो उसके तात्क्षणिक वेग की दिशा हमेशा पथ से टैन का कोण बनाएगी। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए कि ये कोई एक्सिस है ना, दो एक्सिस रखे हमने, और सपोज करिए कि कोई वस्तु जो है, कोई कण है। हम लोग देखिए मोशन में क्या है ना, कोई भी चीज कण पे ही लेके चलते हैं, मैंने पहले ही बताया है आपको। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं क्योंकि रेफरेंस फ्रेम अगर हम लोग यूनिवर्स को लेते हैं तो उसके सापेक्ष में
हमारी अर्थ भी जो है वो क्या है, बहुत छोटी है। तो अर्थ जब बहुत छोटी है तो उस पर स्थित जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए कि पानी का बोतल ही हो गया, ये क्या है, अर्थ की तुलना में बहुत छोटा है, और यूनिवर्स के रेफरेंस में हमारी अर्थ बहुत छोटी है। इसका कोई औकात है क्या? नहीं है, ये एक पार्टिकल से भी छोटा है। तो हम लोग इसीलिए पार्टिकल के रूप में, कण के रूप में लेते हैं किसी चीज को। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है वो ऐसे मोशन कर रही है, ठीक है, ऐसे मोशन कर रही है, इस कोई पथ उसका जो है ये वाला पथ हो गया। अब हमको जब दिशा देखना है इसके तात्क्षणिक वेग का, तो दिशा हम कैसे देखेंगे? मान लीजिए कि औसत वेग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। अब सपोज करिए कोई वस्तु जा रही है, इसका दिशा ऐसे हो जाएगा वेग का, इस जगह पर जा रही है, इस जगह पर इसका दिशा कैसा, ऐसा हो जाएगा, इस जगह पर ऐसा हो जाएगा, इस जगह पर ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा होगा। मतलब इस पॉइंट पर उसका वेग देखेंगे, वेग का दिशा क्या है, ऐसे है ना। फिर ये क्या करे, यहाँ पर आकर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हर पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंजिंग कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो लाइन जा रहा है, तो ये लाइन देखिए क्या है, इस पॉइंट के लिए लाइन स्पर्श रेखा ही तो है। स्पर्श रेखा को, ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। और ये टेंजेंट जो है इसी का तो उठा लिया गया ना, फर्स्ट 3 लेटर टेन। तो तात्क्षणिक वेग का जब डायरेक्शन आपको देखना होगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो टेन थीटा का कोण, मतलब टेन थीटा कितना बन रहा है, क्लियर है? चलिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम लोग। इस डायग्राम को आप बना लीजिए, मतलब ये मत बनाइएगा जब पीछे खींचे हैं। इसका हम लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और इसको v1 कर दीजिए, v2 कर दीजिए, v3, v4, v5। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए सेकंड नंबर पॉइंट लिखिएगा। जब कोई कण किसी पथ पर गति करेगा, जब कोई कण किसी पथ पर गति करेगा, किसी पथ पर गति करेगा, तब तात्क्षणिक वेग का परिमाण, तब तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के बराबर होगा। तब तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के बराबर होगा। ठीक है, सीधा सा बात है। देखिए मैंने पहले बताया था कि जो चाल और वेग में अंतर ही क्या है, चाल और वेग में अंतर, मेन अंतर क्या है, मेन अंतर ये है कि चाल के पास कोई दिशा नहीं है, वेग के पास क्या है, दिशा है। अब अगर वेग का हम लोग परिमाण ले लेते हैं तो क्या होता है, चाल ही तो होता है ना, ठीक है ना। तो कहा गया यही कि अगर कोई वस्तु में कोई कण अगर गति कर रहा है, और गति करने के दौरान अगर हम लोग उसके किसी पथ पर गति कर रहा है, उसी पथ के अकॉर्डिंग, तो उसका जो तात्क्षणिक वेग का परिमाण होगा, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, तात्क्षणिक चाल के इक्वल होगा। तो इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला चीज है नहीं। लिखिएगा अगला पॉइंट। किसी कण की चाल, किसी कण की चाल, किसी कण की चाल किसी कण की चाल नियत हो सकती है, नियत हो सकती है, परंतु
परंतु वेग हमेशा परिवर्तनशील रहेगा। परंतु वेग हमेशा परिवर्तनशील रहेगा। परिवर्तनशील रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए, आप मान के चलिए कि कोई भी आप पथ पर जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पथ को अगर हम लोग छोड़ दें, सीधा रेखा पथ का थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दें, अगर पथ रास्ता जो है थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा है, तो हो सकता है कि आप एक समान चाल से चल सकते हो, उसमें कोई चाल में परिवर्तन ना हो, क्योंकि देखिए उसमें दिशा तो है नहीं, तो कोई टेंशन है नहीं, परिमाण का सिर्फ बात है। अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहे हैं और 20 किलोमीटर पर आवर का चाल या पकड़े हुए लगातार उस पर चल रहे हैं, आप उसको बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, तो वो नियत हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि रास्ता अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा है, आप वस्तु का वेग है, वेलोसिटी जब देख रहे हैं, आप परिमाण में चेंजिंग नहीं किए, मैग्नीट्यूड को आपने नहीं बदला, लेकिन जरा सा भी आपने टर्निंग ऐसे ही घुमाया ना, वेग बदल जाएगा। क्योंकि वेग के परिवर्तन में मैंने क्या बताया था कि हो सकता है कि वेग का परिमाण भी चेंज हो सकता है वेग का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है दोनों चेंज। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वेग का परिमाण ना बदले, दिशा बदल जाए, तब भी वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि वहां तो दोनों को लेकर चलना है ना, डायरेक्शन को भी लेकर चलना है और मैग्नीट्यूड को भी लेकर चलना है, दिशा को भी और परिमाण को भी। तो कोई भी जब एक बदलेगा तो वेग बदलेगा, और ऐसा शायद ही आपको कोई रास्ता मिले जो बिल्कुल सीधा हो। प्रैक्टिकली हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टर्निंग आप करेंगे ही ना, टर्निंग तो होगा ही, तो जहां हल्का सा भी कहीं डायरेक्शन चेंज हुआ वेग बदल जाएगा। लेकिन स्पीड डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है, अगर उसका मैग्नीट्यूड आपने रखा है एकदम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में चले जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। लिखिएगा, यदि कोई कण एक समान वेग से यदि कोई कण एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, तब इसकी तात्क्षणिक चाल कॉमा तात्क्षणिक वेग का परिमाण कॉमा औसत चाल और औसत वेग का परिमाण, औसत चाल और औसत वेग का परिमाण, औसत चाल और औसत वेग का परिमाण बराबर होगा। ठीक है बाबू। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, अगर वो वस्तु एक समान चाल से चल रही है ना, उसके चाल में एक समान वेग हम कहते हैं, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, एकदम मस्त चल रही है, स्ट्रेट लाइन का पथ है, कोई दिक्कत नहीं है, तब कहा गया कि उसका तात्क्षणिक वेग का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, तात्क्षणिक चाल, औसत चाल और औसत वेग का परिमाण, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। वेग में बदलाव हो ही नहीं रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किसी चीज में कोई बदलाव नहीं होगा। कोई भी इनमें चारों में देखिएगा तो आपको वैल्यू सेम मिलेगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन। लिखिएगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं, बोले, लिखिए, यदि कोई कण पहली आधी दूरी को पहली आधी दूरी को v1 चाल से एवं दूसरी आधी दूरी को
दूसरी आधी दूरी को v2 चाल से तय करता है, तो इसकी औसत चाल क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है बाबू, बनाए इसको, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है और यहां से यहां तक का पॉइंट है और ये दूरी है, मतलब टोटल रास्ता है जिसको तय कर रहा है। अब टेक्निक क्या है, कोई बच्चा क्या करेगा, इसको एस मान लेगा। ठीक है, अब एस मानेगा तो हाफ बांटेगा तो s/2 होगा, तो हमको ना उसका कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, हम उससे बचेंगे। फिजिक्स में ऐसा कई बार आएगा, जब हम लोग डिस्टेंस देखेंगे यहाँ बीच से बट रहा है, उसको डबल ले लेंगे पहले। जैसे एक आता है आपका आगे, जब सेकंड ईयर में जाइएगा तो डाइपोल पढ़ना होगा, तो डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम लोग 2a ले लेते हैं, 2l ले लेते हैं। जब उसको हम लोग बीच से डिवाइड करेंगे तो l और l बटेगा, तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब यहां पर हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लिया कि ये 2s है पूरा। पहला आधा डिस्टेंस, मतलब 2s का आधा करेंगे तो s मिलेगा ना। यहां से यहां तक जो है हमारा s है, और इस s को वो कवर करता है v1 चाल से। ठीक है, v1 चाल से कवर किया, और अगला जो दूरी बचा है ये हमारा s अलग से, इसको वो क्या करता है, v2 चाल से कवर करता है। तो कहना यह है कि भाई इसका औसत चाल क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो औसत चाल का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया क्या जी? ठीक है ना। अब चलो, अब यहां पर देखते हैं हम लोग फॉर्मूला, हमारा जो जनरल फॉर्मूला है उसी को रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया v इज इक्वल टू क्या है, एवरेज स्पीड, चाल की बात है, वेग का बात नहीं है। तो क्या बताया था, कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल लिया गया समय। अब देखिए हमने यहां पर क्या किया बाबू, हमने देखा कि s प्लस s, दो मतलब पूरा दूरी कितना 2s कवर किया गया है, तो हम लोग यहां पर कह दिए कि ठीक है, ये क्या हो गया, 2s डिस्टेंस हमने कवर किया। ओके, अपॉन, अब टाइम तो है नहीं, हमको टाइम क्या चाहिए, हमको चाहिए भैया t1 प्लस t2 चाहिए। समय का कहीं चर्चा ही नहीं है, समय का चर्चा नहीं है, लेकिन ये तो बताया गया है कि इतने डिस्टेंस को तय किया है इतने चाल से। और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय, और समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल नहीं हो जाएगा। तो यहां पर हम t1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 2s अपॉन, यहां पर हम लिख देंगे क्या हो जाएगा, s अपॉन v1 हो जाएगा, अब प्लस s अपॉन v2 हो जाएगा। समय हो गया ये, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया, ये टाइम है। आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब हम लोग क्या करें, यहीं पर बढ़ जाते हैं इन साइड में।
इसको 2s को आप अभी छोड़ दीजिए, ऊपर में अभी छेड़छाड़ नहीं करना, अभी नीचे चले आते हैं। तो 2s अपॉन आप क्या करेंगे, देखिए इसका एलसीएम ले सकते हैं क्या, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, v1 v2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब v1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, s v2 आ जाएगा प्लस s v1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब और इसको आगे हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, मैं अगले पेज पे चला जाता हूं। यहां पर हो जाएगा VAV इज इक्वल टू 2s अपॉन क्या था, s को कॉमन ले लीजिए वहां से, तो v2 प्लस v1 हो जाएगा ना, अपॉन क्या था, v1 v2 था। अच्छा इसको भी ऊपर लेके जा सकते हैं हम लोग, तो यहां पर कर दिए 2s इंटू v1 v2 अपॉन s कॉमन ले लिया गया है, क्या हो गया v2 प्लस v1, s और s कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो VAV इज इक्वल टू क्या हो गया, 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1, या इसको v1 प्लस v2 भी कर सकते हैं, प्लस है तो कोई दिक्कत है नहीं, v1 प्लस v2। अब देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, क्वेश्चन तो है ही है, साथ में एक चीज और ध्यान दीजिए, फॉर्मूला मिल गया आपको। जब भी हाफ डिस्टेंस की बात की जाएगी, आप समझिए ये एक्चुअली में क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या दिया गया, फॉर्मूला दिया गया। अब आप क्या करेंगे, अपने जो फॉर्मूला वाला कॉपी मैंने कहा था बनाने के लिए, बना रहे हो, फॉर्मूला वाला कॉपी बनाने के लिए कहा था ना, कि एक पतला सा कॉपी लीजिए और जितना फॉर्मूला मिल रहा है आपको फिजिक्स में, सिद्धांत मिल रहे हैं, उन सबको वहां पर नोट करते चले जाइए साइड में, क्विक रिवीजन के लिए। और जैसा कि हम लोग नोट्स बनाते हैं, आप देखते हैं नोट्स हम लोग बिल्कुल माइंड मैप जैसा बनाते हैं, तो माइंड मैप जैसा नोट होगा तो वो रिवीजन करने में बहुत इजी रहेगा, और पूरा राम कहानी लिखवा देंगे ना। तो बुक किताब तो आपको मार्केट में मिल रहा है, एक से एक किताब मिल रहा है, 200-300 रुपए खर्चा करिए, इतना फीस देने का जरूरत है, 200-300 खर्चा करिए, मोटा मोटा किताब आ जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर भरा हुआ उसमें, वहां पर लीजिएगा, जितना कहानी जैसा लिखना है वहां से उठाइए, इतना इतना एक एक टॉपिक पे भरते जाइए वहां पर कॉपी। तो वैसे काम नहीं करना है, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसे नोट्स तैयार करेंगे कि जब भी एग्जाम आएगा, नोट्स खोलेंगे, एग्जाम में गैप कितना मिलता है, आपको तो मिलता ही नहीं है। बिहार बोर्ड में तो आज एग्जाम हुआ, अगले दिन फिर होगा, अगले दिन फिर होगा, बीच में संडे आएगा मैथ के, मतलब मैथ का शेड्यूल ऐसा लोग लगता है कि एक दिन बीच में गैप आ जाए, उसके बाद आप फिर करें। तो आपको रात में ही रिवीजन करना होता है, आप चाहे रात भर जाके करिए, चाहे कुछ भी करिए, आपकी प्रॉब्लम है। हालांकि एग्जाम में भी तो गैप होना चाहिए, बिहार बोर्ड में भी नहीं है। तो आपका नोट्स ऐसा तैयार होना चाहिए कि तुरंत नोट्स पलटे और रात भर में क्या करें, क्विक रिवीजन करिए, फटाफट हो जाए, पहले से पढ़ते हुए चलना है ना। न्यूमेरिकल्स जो है खूब बनाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, अलग अलग सोर्सेज से लेकर बनाना है ना। जितना न्यूमेरिकल बना सकते हो बनाइए, न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप जो है ना सिद्धांत वगैरह प्रिंसिपल्स जो है वो आप बहुत अच्छे समझ पाइएगा, और फिर जो है ना अप्लाई करना सीखिएगा। न्यूमेरिकल हम लोग क्यों बनाते हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम शुरुआत से कहते हैं पढ़ रहे हैं, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं तो आपका फिजिक्स पढ़ना बेकार है, केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। रिएक्शन आप नहीं बैलेंस कर पाए तो क्या मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, बात समझ रहे हो ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जो भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग को उतना कोई मिला नहीं है ज्यादा, अभी तो हमने बस मोशन में इंट्रोडक्शन कराया है, क्या चाल हुआ, वेग हुआ, दूरी विस्थापन पहले हुआ, अब त्वरण होगा, इसके बाद अब धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे और आपको इक्वेशंस मिलेंगे, डिरिवेशन करना पड़ेगा, तो वहां पर अब न्यूमेरिकल बढ़ते चले जाएंगे, लेवल आएगा न्यूमेरिकल का। अभी ये न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं था, बहुत आसान था। अब ये फॉर्मूला हो गया। सपोज करिए कि आपको आगे कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, मैं इसी क्वेश्चन पे चलूं, कहां गया, आगे क्वेश्चन मिल जाए कि कोई कण पहली आधी दूरी को यहां पर कोई वैल्यू दे दे, इतने स्पीड से, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, और दूसरी आधी दूरी को क्या है कि मान के चलिए कि आपको कह दिया जाए कि 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। अच्छा आधी दूरी के जगह पे वैल्यू दे दिया जाए, मतलब कवर करता है, अगर कुल दूरी आपका जो है 30 मीटर है, 100 मीटर है, 150 मीटर है, कुछ भी दे दे, तो औसत चाल बताइए। तो क्या हमको इतना काम करने की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हम लोग पहले ही डेरिवेशन में ही अपना दिमाग खर्च कर चुके होंगे। तो जब न्यूमेरिकल आएगा हमारे सामने तो हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों लेके जाएं, हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला हमको याद होगा, हम तुरंत उठाएंगे, एकदम मिनट भी नहीं लगेगा, फट से न्यूमेरिकल क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग करेंगे कोई भी हम लोग चैप्टर जैसे मोशन एंड प्लेन पढ़ेंगे, तो हम लोग वहां पे बहुत ज्यादा अपने दिमाग का दही करेंगे, इक्वेशंस हैं बहुत ज्यादा, हम लोग
करेंगे टॉपिक में, लेकिन जब उसका क्वेश्चन मिलेगा तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो अच्छा है ना कि कंसेप्ट में दिमाग खराब कर लें। एग्जाम में तो कंसेप्ट नहीं न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, समय भी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है।